हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी डेली बीपीडी एनालिसिस के आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे 4 फरवरी 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये हमारा बीपीडी ड्राफ्ट है, जिसको आप लोग हमारी वेबसाइट iexambee.com पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। यह आपको दोनों भाषाओं हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ तीनों फॉर्मेट डेली, वीकली और मंथली में उपलब्ध हो जाता है। ज्यादा डिटेल में अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं तो आप लोग इस ड्राफ्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग हर एनालिसिस वीडियो के लास्ट में आपके लिए 2 क्वेश्चंस को छोड़ते हैं, लेकिन कल के वीडियो में कोई क्वेश्चन आपके लिए नहीं था, तो डायरेक्टली हम लोग अपने सेक्शंस की तरफ बढ़ते हैं और न्यूज को देखते हैं। आज कोई इंपॉर्टेंट डे भी नहीं है, तो राष्ट्रीय सेक्शन सबसे पहले, और उसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूज बनी है वो क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय सेक्शन, पहली इंपॉर्टेंट न्यूज, कैग साइंड 2 MOUs with Tajikistan and Kazakhstan on sidelines of SCO Supreme Audit Institutions Leaders Meeting। लखनऊ में जो SCO है यानी कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन के लीडर्स की मीटिंग चल रही थी, और इस दौरान भारत के तरफ से जो भारत के कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने 2 MOUs को साइन किया ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान के साथ। कैग क्या होता है? कैग होते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनके बारे में भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 148 में बताया गया है। आर्टिकल 148 मतलब आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के 152 तक भाग 5 यानी कि पार्ट 5 होता है। तो आप लोग बोलेंगे कैग पार्ट 5 के आर्टिकल नंबर 148 में इनके बारे में बताया गया है। कैग बेसिकली करते क्या है? जो ये कैग होते हैं, यह भारत की जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट होती है वर्तमान में जो भी रहेगी, उस गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, उसके रेवेन्यू के बारे में ऑडिट करते हैं कि इन्होंने किस तरीके से एक्सपेंडिचर किया था और कितना इन्होंने यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया था। तो उन सबको ऑडिट करने का काम कैग का होता है। तो वर्तमान में भारत के कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, GCM गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के 14th CAG यानी कि कैग है। 2020 में उन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। इसके साथ साथ जो कैग होते हैं, इनका कार्यकाल होता है 6 साल का, 6 इयर्स का, या फिर 65 इयर्स ऑफ एज, इन दोनों में से जो भी हो जाए। 6 साल या 65 साल इनकी एज हो जाए तो इनका कार्यकाल फिर समाप्त हो जाता है। गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, यानी कि वहां के जो LG थे पहले, वो कौन थे? GCM यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू थे। तो कैग के बारे में ये जानकारी आपको मिलती है। उसके बाद न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान के साथ 2 MOU साइन किए हैं। अब ये ऑडिटर जनरल है, तो बेसिकली ये ऑब्वियसली इन्होंने किस चीज के लिए साइन किए होंगे? ऑडिटिंग के लिए। ऑडिटिंग के क्षेत्र में ही इन MOUs को साइन किया होगा। ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं। मिडिल ईस्ट में 5 कंट्रीज आती हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो उनमें से ही 2 कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान। ठीक है, इनके साथ किया है MOU साइन। तो किसके क्षेत्र में MOU साइन किया गया है? ऑडिटिंग के क्षेत्र में। अब इसका मेन मकसद क्या है? दीज MOUs आर एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग cooperation and facilitating the exchange of expertise in the field of auditing। कि ऑडिटिंग के क्षेत्र में जिस कंट्री में जो भी एक्सपर्टीज है उसको शेयर किया जाएगा, कोऑपरेट किया जाएगा एक दूसरे कंट्रीज के साथ, कि हमारी ये एक्सपर्टीज है, ये हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, इसमें हम आपको ट्रेनिंग देना चाहते हैं। तो ये चीज इन तीनों के बीच में की जाएगी इस MOU के तहत। ठीक है, The MOUs will provide a platform for the exchange of auditing professionals। इसमें जो भी ऑडिटिंग प्रोफेशनल्स हैं उनको भी एक्सचेंज किया जा सकता है। एंड टेक्निकल टीम्स कोलैबोरेशन इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन कंडक्टिंग ऑडिट्स। बेसिकली वही बात है कि ऑडिट्स को कैसे कंडक्ट करना है, क्या क्या एक्सपर्टीज होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करें, हमारी जो एक्सपर्टीज हम आपको शेयर करेंगे, आपकी जो एक्सपर्टीज हमारे साथ शेयर की जाएगी, वही सारी बातें इन MOUs में की जा रही है। तो किसके साथ किया गया है? ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान के साथ अभी हाल ही में यह किया गया है। ठीक है, आपको ने बता दिया दोनों कंट्रीज कहाँ की है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं। और इसके साथ साथ ताजिकिस्तान की बात करें तो इसकी राजधानी दुशांबे और यहाँ की करेंसी सोमोनी है, और कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है और यहाँ की करेंसी टेंगे है। SCO एक चीज यहाँ पे आई थी, SCO यानी कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके हेडक्वार्टर्स, क्योंकि संघाई कहाँ है? चाइना में है, तो संघाई के हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? SCO के बीजिंग यानी कि चाइना की राजधानी बीजिंग में देखने के लिए मिलेंगे। SCO की स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को। SCO, इस SCO में 8 कंट्रीज हैं। वह 8 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? चाइना, रसिया, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और आपका उज्बेकिस्तान।
ये 8 कंट्रीज आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगी, तो क्या है यहाँ पे लिखी हुई है, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इन 8 कंट्रीज के अलावा इसमें 4 कंट्रीज हैं जिनको एक ऑब्जर्वर स्टेट्स का दर्जा दिया गया है। वह कंट्रीज कौन कौन सी हैं? अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया, इनको एससीओ में ऑब्जर्वर स्टेट्स का दर्जा हासिल है। उसके अलावा जो ये 8 कंट्रीज मैंने बताई, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, इन 8 कंट्रीज को यहाँ पे फुल फ्लेज्ड एक मेंबरशिप का दर्जा हासिल है। इसकी स्थापना की गई थी 15 जून 2001 को। इतनी जानकारी आपको इस न्यूज से मिलती है। गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे करंट सीएजी हैं, जो कि 8 अगस्त 2020 को उन्होंने अपना कार्यकाल संभाला था और ये वर्तमान में 14th सीएजी है। ठीक है, तो इतना कुछ आपको इस न्यूज से जानने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय सेक्शन देखते हैं। इंटरनेशनल में पहली न्यूज बनी है आपके लिए, इंडिया एंड ईयू टू क्रिएट 3 वर्किंग ग्रुप्स अंडर ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल पिछले ही साल इसको बनाया गया था इंडिया और ईयू के बीच में। हालांकि भारत के लिए ये जो टीटीसी है यानी कि ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, किसी भी देश के साथ फॉर्म किया जाने वाला पहला काउंसिल है, यानी कि इस तरीके का अपना पहला काउंसिल है जो इंडिया ने कभी भी फॉर्म किया है। लेकिन जो ईयू है इसके लिए यह जो है ये दूसरा काउंसिल है। ऐसा किसकी बात कर रहा हूं मैं? टीटीसी यानी कि ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। इंडिया का इस तरीके का ये पहला काउंसिल है जो कि किसी के साथ साइन किया गया है। किसके साथ किया गया था? ईयू के साथ पिछले साल। लेकिन ईयू के लिए यह दूसरा है, तो फिर पहला किसके साथ है? तो ईयू के लिए तो ये पहला हुआ यूएसए के साथ है। ठीक है, ईयू इससे पहले ऐसा एक काउंसिल यूएसए के साथ बना चुका है। तो इंडिया ईयू के बीच जो यह काउंसिल है ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, इसके तहत 3 वर्किंग ग्रुप्स को यहाँ पे फॉर्म किया जाएगा, ऐसी बात यहाँ पे की जा रही है। जो यह वर्किंग ग्रुप यहाँ पे फॉर्म किए जाएंगे, किन इश्यूज के साथ डील करेंगे? स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज, डिजिटल गवर्नेंस एंड कनेक्टिविटी, ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज एंड ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड रेजिलिएंट वैल्यू चेन्स। इन क्षेत्रों में ध्यान रखते हुए लोग एक दूसरे के साथ काम करेंगे। ये 3 ग्रुप्स, बेसिकली यही बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, इस ग्रुप को या इस काउंसिल को क्यों फॉर्म किया गया था? टू डीपन स्ट्रेटेजिक टाइज विद द ट्रेड ब्लॉक, की जैसे हमारा जो भी ट्रेड होता है ईयू के साथ, उस ट्रेड को और मजबूत करने के लिए, उनके साथ स्ट्रेटेजिक टाइज को और मजबूत करने के लिए इस काउंसिल को फॉर्म किया गया था। इसके तहत अब 3 ग्रुप्स को फॉर्म किया जाने वाला है। वो ग्रुप किसके लिए काम करेंगे? इन सब चीजों के लिए काम करेंगे। यह मैंने आपको यहाँ पे बताया अभी। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे हैं। और जो ये 3 ग्रुप्स हैं, इनकी मिनिस्टीरियल मीटिंग्स हर साल होंगी, हर साल में एक बार जरूर होंगी और ऑल्टरनेटिव तरीके से होंगी। एक बार ईयू में तो एक बार इंडिया में, इस तरीके से इनके बीच में यह मीटिंग की जाएंगी। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको जानने के लिए मिलती हैं। इंडिया का ऐसा यानी कि जो टीटीसी है ये पहला ग्रुप है जो किसी के साथ इन्होंने साइन किया है, किसी के साथ बना है ऐसा पहला काउंसिल। लेकिन ईयू का ये दूसरा है, तो पहला किसके साथ था इनका? यूएसए के साथ था। अब यहाँ पे ईयू के बारे में जान लेते हैं। जो यूरोपियन यूनियन है यह क्या है? यूरोपियन यूनियन यूरोप के देशों का एक ग्रुप है जो बेसिकली जो ग्रुप बनाते हैं लोग मिल करके सम्मिलित रूप से एक देश की तरह काम करते हैं। उन सारे देशों में एक मतलब एक जैसा पॉलिटिकल रूल्स चलते हैं। वहां पे पॉलिटिकल ग्रुप है एक तरीके से, यह सारा का सारा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन, जो कि यूरोप के 27 देशों का एक समूह है। ब्रिटेन यहां से एग्जिट हो चुका था, ब्रेक्जिट आपने इसके बारे में पढ़ा था पहले। ठीक है, तो 27 देशों का एक ग्रुप है जिसकी राजधानी, क्योंकि मैंने बताया कि यह यूनियन एक देश की भांति कार्य करता है, तो इसकी राजधानी क्या है? ब्रसेल्स है। और इस ईयू की स्थापना 1 नवंबर 1993 को की गई थी। यह एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है, यूरोप के 27 देशों का एक ग्रुप है। ठीक है, ईयू। इसके अलावा जो ये टीटीसी था इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड for a trade and to tackle the challenges at the nexus of trade, trusted technologies and security, यानी कि सुरक्षा के क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग देने के लिए बेसिकली इसकी स्थापना की गई थी। इस काउंसिल की स्थापना की गई थी। इंडिया का ये पहला है, लेकिन ईयू का दूसरा है। पहला इन्होंने यूएस के साथ साइन किया हुआ था। इतनी जानकारी आपको यहाँ से मिलती है। आगे बढ़ते हैं। इवेंट से क्या इंपॉर्टेंट बना आपके लिए? एनएसडी यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा टू ऑर्गेनाइज
22nd एडिशन ऑफ भारत रंग महोत्सव BRM, इसका 22nd एडिशन अब ऑर्गेनाइज किया जाना है 16 से 26 फरवरी तक इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। NSD यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जिसके चेयरमैन परेश रावल हैं। भारत रंग महोत्सव इसका 22वां एडिशन अब किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें हैं। द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन, किन किन सिटीज में, कहाँ पे इसको किया जाएगा? दिल्ली, जयपुर, राजमुंदरी, रांची, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, भोपाल, नासिक एंड केवड़िया। और केवड़िया में इसको कंक्लूड किया जाएगा। तो कंक्लूडिंग सिटी कौन सी हो जाएगी आपकी? केवड़िया हो जाएगी। और इनॉग्रल सिटी कौन सी हो जाएगी? दिल्ली हो जाएगी। तो इस भारत रंग महोत्सव को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं इसको? टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल टाई अप्स एंड कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स विथ अदर नेशन, यानी कि दूसरे देशों के कल्चर को यहाँ पे शोकेस किया जाता है थिएटर के माध्यम से, प्रोग्राम्स के माध्यम से, ताकि उनके साथ हमारे संबंध और मजबूत हो, कल्चरल तरीके से भी और वैसे भी हमारे स्ट्रेटेजिक टाइज और मजबूत हो। इस चीज के लिए इसको किया जाता है। इट बिल्ड्स अ प्लेटफॉर्म टू एक्सप्लोर मोर अबाउट द थिएटर ट्रेडिशंस अक्रॉस द कंट्री, यानी कि दूसरी कंट्रीज में थिएटर किस तरीके से चल रहा है, वहां पे क्या डेवलपमेंट उसमें हो रहा है, जैसे क्या क्या ट्रेडिशंस है, इन सबको शोकेस करने के लिए भी, इन सबको दिखाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इस महोत्सव को ऑर्गेनाइज किया जाता है। NSD यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इज अ थिएटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली। NSD एक थिएटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। इसके चेयरमैन वर्तमान में कौन है? परेश रावल है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। और लास्ट कब किया गया था इसको? जुलाई 2022 में ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज किया गया था, यही प्रोग्राम। ठीक है, भारत रंग महोत्सव, जिसका जो मेन थीम था आजादी सेगमेंट उसका रखा गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दूसरी न्यूज। ग्रैमी अवार्ड्स, यानी कि अवार्ड्स एंड ऑनर्स से आ गया अवार्ड्स एंड ऑनर्स। ग्रैमी अवार्ड्स, हालांकि काफी सारे अवार्ड्स होते हैं इसमें, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, क्योंकि इंडिया के हैं रिकी केज को मिला है ग्रैमी अवार्ड। म्यूजिशियन रिकी केज वन 3rd ग्रैमी अवार्ड फॉर द एल्बम। पूछ सकते हैं किस एल्बम के लिए दिया गया है ग्रैमी अवार्ड इनको? डिवाइन टाइड्स के लिए रिकी केज को मिला है अभी वर्तमान में ग्रैमी अवार्ड। लेकिन अकेले नहीं, इनके साथ साथ किसको मिला है? स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ इनको मिला है क्या यह ग्रैमी अवार्ड? किस कैटेगरी में? बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम कैटेगरी। ठीक है, बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम कैटेगरी में डिवाइन टाइड्स एल्बम के लिए इनको मिला है रिकी केज को ग्रैमी अवार्ड। और इनके साथ साथ किसको दिया गया? स्टीवर्ट कोपलैंड को दिया गया है। द सॉन्ग वाज केजेस कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट विद कोपलैंड एंड दे बैक्ड अनदर ग्रैमी फॉर बेस्ट न्यू एज एल्बम इन 2022 में भी इनको बेस्ट न्यू एज एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया था। और रिकी केज को 2015 में भी मिल चुका है, किस चीज के लिए? विंड्स ऑफ समसारा के लिए रिकी केज को पहले भी ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है 2015 में, यानी कि रिकी केज को अभी तक 3 बार यह अवार्ड मिल चुका है। और ये भारत के चौथे व्यक्ति हैं जिनको अभी तक ये ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। ये चीजें मैंने नीचे कहीं पे लिखी होगी, यहाँ पे लिखा है 4th इंडियन है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे है। स्टीवर्ट कोपलैंड इज अ 5 टाइम ग्रैमी अवार्ड विनिंग अमेरिकन म्यूजिशियन। अब जो ग्रैमी अवार्ड होता है ये म्यूजिक के क्षेत्र में दिए जाते हैं। म्यूजिक के क्षेत्र में किसी ने अगर एक्सपर्टीज हासिल की है, वहां पे अपना योगदान दिया है, तो उस चीज के लिए यहाँ पे दिए जाते हैं क्या? ग्रैमी अवार्ड्स। पूछ सकते हैं किसके द्वारा? रिकॉर्डिंग अकेडमी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स की रिकॉर्डिंग अकेडमी के द्वारा दिए जाते हैं टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 फरवरी को वैसे बेसिकली होते हैं। अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं। अपॉइंटमेंट्स क्या क्या हुई हैं? EAC-PM यानी कि जो प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होती है, वहां पे एक अपॉइंटमेंट हुई है सामिका रवि को अपॉइंट किया गया EAC-PM, यानी कि जो प्रधानमंत्री को इकोनॉमिक एडवाइस देने वाला ग्रुप है यानी कि काउंसिल है उसमें। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट हुई है किनकी? राहुल रेबेलो को इसका MD CEO नियुक्त किया गया है। MMFSL मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का स्थापना इनकी 1991 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसके मुंबई में देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट न्यूज। ऑस्ट्रेलिया के थे कौन? एरॉन फिंच, जो कि यहाँ के कप्तान भी रह चुके T20 इंटरनेशनल में, तो इन्होंने अभी अपना हाल ही में रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। इतना ही आपको याद रखना है। T20 कैप्टन एरॉन फिंच, जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे, इन्होंने अपना अभी क्या किया? रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है।
ठीक है। अब लास्ट में आपके लिए 2 क्वेश्चन जिसके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट फेज ऑफ डीजी यात्रा इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन, पहला फेज डीजी यात्रा इनिशिएटिव का कब लॉन्च किया गया था। अब इसमें कुछ एयरपोर्ट को शामिल किया गया इसलिए यह न्यूज में आ गया। पोर्ट सिटी ओडिशा इज इन विच कंट्री, ओडिशा जो एक पोर्ट सिटी है यह किस कंट्री में है, क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ पे क्या किया गया है, इसको डेंजर हेरिटेज साइट के उसमें घोषित कर दिया गया है। बताना आपको कहाँ पे इन 5 में थे, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपको भी देना है कमेंट सेक्शन में। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट काम, टेलीग्राम पे जाएंगे, एसएससीबी चैनल को सर्च करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे ताकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं, क्विज होती हैं आपकी तैयारी के लिए, ये इन्फोग्राफिक्स होती हैं जिनके माध्यम से आप जनरल अवेयरनेस की तैयारी कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। साथ ही आपको वाईटी चैनल जिस पे आप ये वीडियो पे देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कंटेंट आपसे मिस ना हो पाए। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही था। कोई आपके सुझाव होते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं ताकि हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करें और इसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करें, ठीक है। तो आप सभी के आने वाले एग्जाम्स के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड बी 50% फास्टर। थैंक यू ऑल।